गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 19। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज नेशनलिस्ट मूवमेंट अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम इस चैप्टर में कुछ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें इंडिपेंडेंस अचीव करने में जिनका अपना एक बहुत महत्व है और अपना एक उन्होंने मतलब ये कह सकते हो आपकी इंडिपेंडेंस हमें स्वतंत्रता दिलाने में ये इन मूवमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो हम कुछ ऐसे तो बहुत हमारे देश को आज़ाद होने में हमारे मतलब उस समय हर एक व्यक्ति ने बहुत स्ट्रगल किया था, सफ़र किया था, है ना। लेकिन फिर भी हम उन सारी चीज़ों को ना पढ़ के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पढ़ेंगे जिससे कि हमें हमारे हिस्ट्री का पता लगेगा कि किस प्रकार से ये जो हमें आज़ादी आज मिली है, खुली हवा जो मिली है, वो कितने यत्नों के बाद हमें मिली है। सो लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। Mahatma Gandhi entered into India political heralded a new era. After 1919, Gandhiji gave a new shape and direction of Indian political nationalist movement. Later of several movement took place under his leadership. देखो 1919 से पहले पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, है ना, कांग्रेस बनाई गई थी जिसमें ब्रिटिशों ने एक मंच दिया था, इंडियंस को एक मंच दिया था कि वो अपनी बात को शो करने के लिए, जताने के लिए उसके जरिए वो अपनी बात को शो कर सकता है, उन तक पहुंचा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिपेंडेंस अचीव करने में अभी भी बहुत दूरी थी, ठीक है, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं, डिमांड है, वो बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से हो रहा था, या आप ये कह सकते हो वो जो एक्टिविटी हो रही थी बहुत ही स्लो मूवमेंट में हो रही थी। उसी ड्यूरेशन में 1919 में गांधी जी का आगमन हुआ। तो गांधी जी के आगमन ने हमारे भारतीय स्वतंत्रता के जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उनको एक नई दिशा दी, है ना। उनके सपोर्ट में ऐसा बहुत कह सकते हो आप, उनके सपोर्ट में ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए, ऐसा उन्होंने इतना ज़्यादा सहयोग किया जिससे कि ब्रिटिश कहीं ना कहीं कन्वेंस हो गई उनसे, ठीक है। तो उन्हीं के जरिए हम सबसे पहले देखते हैं इसमें रोलेट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोलेट एक्ट, इसका बहुत ही महत्व है हमारे हिस्ट्री में। टू सप्रेस द impact of the revolutionary and nationalist feeling in India, British government constitute a committee under the Justice Sir Sidney Rowlatt. The committee tabled its report in 1980. Under the suggestion of the committee, 2 bills were passed in Central Legislative in 1990. The bill was known as Rowlatt Act. अब ये Rowlatt Act क्या है? जो एक्टिविटी, जो इंडियन से नेशनलिस्ट की जो एक्टिविटी थी, उनकी आप ये कह सकते हो उनको रोकने के लिए, उनको दबाने के लिए ये रोलेट एक्ट को तैयार किया गया था। ये अस्तित्व में कब आया था? मार्च 1919 को ये अस्तित्व में आया था। द रोलेट एक्ट was passed for the quick hearing case of revolutionary by the British government and to denounce the appeal right to them. अब इस रोलेट एक्ट में क्या था ऐसा? रोलेट एक्ट में ये प्रावधान था, ये मतलब बातें मेंशन की गई थी कि कोई भी भारतीय जिनके ऊपर कोई भी चार्ज लगा है उन पे क्विक एक्शन लिया जाएगा, है ना, ज़्यादा समय उन पे नहीं लिया जाएगा। जैसे कि कोई पकड़ा जाता था नेशनलिस्ट तो उनके ऊपर कार्रवाई होती थी, फिर उनकी पेशियां चलती थी, मतलब ये सारा काम यहाँ रोलेट एक्ट में ख़त्म कर दिया गया था। जो भी कोई विक्टिम आएगा उसे तत्काल सजा सुना दी जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रावधान बनाया था जिससे कि भारतीय जो राष्ट्रीय जो थे, भारतीय थे, वो लोग थोड़ा दहशत में आ जाए और जो अपनी एक्टिविटी है, जो नेशनल मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे, उन पे कहीं ना कहीं रोक लगा दे। ये थोड़ा ब्रिटिश की इस प्रकार की फीलिंग थी, इस प्रकार की थिंकिंग थी। अंडर द एक्ट द गवर्नमेंट वाज गिवन द राइट टू अरेस्ट ऑफ एनीवन। अब जब ये रोलेट एक्ट अस्तित्व में आया तो ब्रिटिश को ये अथॉरिटी मिल गई, राइट मिल गई कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है विदाउट एनी ट्रायल और द प्रिटेक्स्ट ऑफ ट्रेशन। सिमिलरली द गवर्नमेंट could stop this bail and prevent his activity. अपनी एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए बेल वाली जो प्रोसेस थी वो भी पूरी खत्म कर दी थी। द एक्ट एम्पावर्ड गवर्नमेंट टू सर्च एंड अरेस्ट रिवोल्यूशनरी विदाउट एनी वारंट, और बगैर कोई वारंट के किसी भी रेवोल्यूशनरी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। एंड अपील could not be made against it, और उसके ऊपर कोई भी अपील नहीं होती थी और उसे गिरफ्तार मतलब कोई भी अपील नहीं कर सकता था कि आपने गिरफ्तार क्यों किया, क्या कुछ नहीं, बगैर वारंट के आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है तो डायरेक्ट वो रोलेट एक्ट के जरिए उसे पकड़ लिया जाता था। The entire nation observed one day fast in protest of this bill
शॉप्स वर क्लोज्ड एंड स्ट्रिक्ट स्ट्राइक्स वर कॉल्ड। जैसे ही लोगों ने इस चीज के बारे में सुना, सभी लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी और स्ट्राइक पे बैठ गए कि इस प्रकार का जो रोलर एक्ट है इसे बंद कराया जाना थी। गवर्नमेंट फॉलो द ऑपरेसिव मेजर्स। अप्रैल 6, 1919 वाज ऑब्जर्व्ड एज डे ऑफ द नेशनल डिसऑर्डर, और 6 अप्रैल 1919 को डे ऑफ नेशनल डिसऑर्डर के रूप में देखा गया। मतलब वहां पर सभी लोग डिसऑर्डर हो रहे, मतलब किसी ने भी मानने से इनकार कर दिया था, सभी लोगों ने सहयोग देने से मना कर दिया था। इस प्रकार की स्थिति बन गई थी। जलियांवाला बाग मेजर्स। अब ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो भी कहीं ना कहीं रोलर एक्ट से जुड़ता है, वो है ना, कहीं ना कहीं क्या वो पूरी तरीके से रोलर एक्ट पे बेस है। देयर आर द ग्रेट रिसेंटमेंट अमंग द पीपल ऑन द restrictions laid upon the entry of Gandhiji and other leader in Punjab. This protest grew intense when two popular leader of Punjab, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अब उस ड्यूरेशन में पंजाब में भी, अब देखो जगह जगहों पर हड़तालें हो रही थी, तो पंजाब में भी हड़तालों की जो लीडरशिप है वो कौन कर रहा था? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो इन लोगों को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनको गिरफ्तार करने के बाद जो वहां की भारतीय, जो पंजाब की जो जनता थी वो थोड़ी सी क्रोध में आ गई, तो उन्होंने इस चीज की वार्ता करने के लिए एक जलियांवाले बाग में एक मीटिंग फिक्स की, जो बहुत छोटा जो बाग था वो बहुत छोटा बाग था, आने जाने के लिए केवल एकमात्र रास्ता था। तो वहां पर वो मीटिंग कब फिक्स की गई थी? 10 अप्रैल को फिक्स की गई थी। और जैसे ही ओ डायर, उस समय जो जनरल डायर थे, वो जनरल डायर को जैसे ही पता लगा कि इस प्रकार, और क्योंकि जब रोलर एक्ट बनाया गया था, पास आउट हुआ था, उसी टाइम पे बोल दिया गया था किसी भी सभाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो उसी के विरुद्ध पंजाब की जो जनता है उसने जलियांवाले बाग में एक मीटिंग फिक्स की। तो ओ डायर ने क्या किया? बगैर वार्निंग के वहां पहुंच गया वो, और पूरे एकमात्र जो रास्ता था वो अपने सिपाहियों से उसने उस रास्ते को रोक लिया और वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलानी चालू कर दी। और जब तक गोलियां उसने चलाई, जब तक कि वो गोलियां, बंदूकों में गोलियां खत्म नहीं हो गई। तो ऐसी ये जो समय था, ये कितने समय हुआ था? सॉरी, यहाँ पर जो डेट थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई। द गवर्नमेंट हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ सिटी ऑफ जनरल ओ डायर, और सिटी का जो चार्ज था उस समय 10 अप्रैल को ओ डायर के हाथों में आ गया था। उसके बाद जो इंसिडेंस हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था ये पूरा इंसिडेंट 4:30 बजे। जलियांवाला बाग विच अटैक्ड ओवर द 10,000 पीपल। तो ऐसी कंडीशन में जलियांवाला बाग में कितने लोग इकट्ठे हुए थे? ये 10,000 के करीब लोग इकट्ठे हुए थे, और ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलानी चालू कर दी, जिससे कि कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। तो इस प्रकार के जो नरसंहार है, ये इसने केवल भारतीयों के को ही नहीं बल्कि जो ब्रिटिश अधिकारी है उनकी भी रूह कपा दी थी। मतलब वो एक रूह कपाने वाला कार्य किया था जनरल डायर ने। तो मैनी कमीशंस वर सेट अप इन द प्रोब इनटू द लेग्जिटी ऑफ जलियांवाला बाग मेजर। जनरल डायर वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। जनरल डायर को इस इंसिडेंट के बाद जनरल डायर को अपनी पोस्ट से रिमूव कर दिया गया था विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटमेंट। अब उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की, जस्ट उन्हें अपने पद से हटा दिया गया। सो ही वॉज सीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। उसके बाद ही वॉज ग्रांटेड मॉनिटरी रिवॉर्ड एंड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। और इसके बाद, इस मेजर के बाद ब्रिटिशों ने उसे एक सम्मान के रूप में ओ डायर को देखा, क्योंकि उनके लिए तो ये हितकारी था। भले ही उन्हें जनता के कहने के अनुसार उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था, लेकिन उनकी बहादुरी के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए, सम्मानित भी उन्हें किया गया था। द पीरियड ऑफ बिटवीन 1919 एंड 1922 सॉ टू एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, खिलाफत एंड द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इसी ड्यूरेशन में 2 मूवमेंट और हुए थे, खिलाफत मूवमेंट और एंड द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, तुर्की वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। तुर्की जो है वो ब्रिटिश से हार गया था एंड सफर्ड इनजस्टिस बाय द हैंड ऑफ ब्रिटिश। और हार तो गया था, लेकिन उनके साथ जो ब्रिटिश है वो बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे थे। कि खलीफा वॉज डिथ्रोन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, और जो खलीफा था उसे अपनी पोस्ट से हटा दिया गया था वहां पर।
ही वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसका वो हेड था। इंडियन मुस्लिम वर अपोज्ड टू दिस एक्ट अगेंस्ट द तुर्की। और इंडियन जो थे, इंडियन मुस्लिम थे, वो इससे थोड़े से मतलब क्योंकि तुर्कियों के साथ ब्रिटिश बहुत गलत व्यवहार कर रही थी, तो इसे देख के जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठानी चालू कर दी। इन 1990 अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, इन लोगों की लीडरशिप में खिलाफत कमेटी वॉज फ्रेम्ड। एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वॉज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय द खलीफा एंड द तुर्की और खलीफा के साथ इसका जो इस मूवमेंट का जो मेन मोटिव क्या था, इस मेन मोटिव ये था कि जो खलीफा और जो तुर्की के साथ जो दुष्व्यवहार किया जा रहा है, जो बुरा व्यवहार ब्रिटिशों द्वारा किया जा रहा है, वो व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। द खिलाफत मूवमेंट वाज गिवन फुल सपोर्ट बाय द गांधी जी। और खिलाफत मूवमेंट में जो गांधी जी का था वो फुल सपोर्ट था, मतलब गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट में अपना पूरा सहयोग दिया था। नाउ सेकंड इज द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कोऑपरेशन ना देना, सहयोग ना देना। विद द एडवांस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लिश आस्क्ड फॉर द इंडियन कॉर्पोरेशन इन द बैटलफील्ड। दे प्रॉमिस्ड टू गिव सेल्फ गवर्नमेंट इन द रिटर्न आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। इंडियन सोल्जर्स फॉट विद द ब्रिटिश आर्मी फॉर इंग्लैंड होपिंग टू सेट ए गवर्नमेंट। गांधी जी वॉज ऑफर्ड द टाइटल ऑफ केसरी हिंद। इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल मिला था। और जो ब्रिटिश है वो इंडियन का सपोर्ट मांग रही थी। ये जो है, ये जो मूवमेंट है ये भी काफ़ी योगदान रहा था, इसमें भी गांधी जी का काफ़ी सपोर्ट रहा था। तो ये जो दो मूवमेंट है ये किस बीच में हुए थे, 1919 टू 1922 के बीच में ये मूवमेंट हुए थे। ऐसे ही और बहुत सारे मूवमेंट हैं जो इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो उन सारी मूवमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।